हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर का PYQ देख रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। स्टूडेंट, इसके पहले का क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का जो प्लेलिस्ट बना रखा है हमने, उसमें जा कर के आप एक एक करके देख लीजिए। इसके पहले के वीडियो में हमने 22 क्वेश्चंस कर लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1500 रुपये की धनराशि पर दो अलग अलग स्रोतों से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 13.50 रुपये हैं। उनके ब्याज दरों का अंतर बताइए। धन पूरा टोटल मूलधन कितना है 1500 रुपये और दो अलग अलग स्रोत से 3 वर्ष, समय कितना 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर कितना है 13 दशमलव मतलब 13.5 रुपया है। अब उनके ब्याज का दर ज्ञात करना है तो मान लेते हैं दर R1 R2 है। तब प्रश्न के अनुसार इनके ब्याज का ये सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। इस सूत्र के आधार पे हमने देखिए मूलधन दर गुणे समय बटे 100 कर दिया और दोनों का अंतर कह रहा है कि 13.50 है, तो हम दोनों का अंतर डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, अब देखेंगे कि हम 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, तो 4500 बटे 100 दोनों में कॉमन है, तो हमने 4500 बटे 100 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बचा क्या R1 माइनस R2। हमें क्या ज्ञात करना है? ब्याज का अंतर ज्ञात करना और उनके ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। दिया ना, और ब्याज का अंतर दिया 13.5 रुपया, तो 13.5 रुपया बराबर 4500 बटे 100 R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 इज इक्वल क्या हो जाएगा? 100 इधर बटे में है तो इधर गुणे में हो जाएगा, ये इधर अंश में है तो इधर हर में हो जाएगा। देखिए, और क्योंकि यहाँ 2 शून्य है तो इस दोनों शून्य से कट जाएगा। या फिर आप क्या कीजिए, इसका मल्टीपल इसमें कर देंगे तो दशमलव जो 2 अंक पे है तो 0 0 इधर आ जाएगा, तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा तो 1350 हो जाएगा हमारा। 1350 हो जाएगा बटे 4500, तो इस 0 से ये वाला 0 कट जाएगा तो 135 बटे 450 हो जाएगा। 135 बटे 450 हो जाएगा। या फिर आप इसको और काटोगे तो ये 45 से कटेगा। 45 में जब आप 3 का गुणा करोगे तो 135 आएगा। 45 में जब 10 का गुणा करोगे तो 45 से कम 45 और ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, 10 से जब आप 3 में भाग दोगे तो 10.3% आ जाएगा। तो हमारे अभिष्ट ब्याज का जो अंतर है वो क्या हो गया? 0.3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। कह रहे हैं कि एक घड़ी 4:30, जब एक घड़ी 4.30 समय दिखा रही, मतलब एक घड़ी में 4:30 बज रहा है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा को इंगित कर रही हो तो घंटे की सुई किस दिशा को इंगित करेगी? उत्तर, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व। तो आपका तो पता ही है कि हम जब भी बात करते हैं दिशाओं की तो तुरंत हम बताते हैं कि इधर हमारा पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर ऊपर जो है उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, तो यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा को इंगित करती है, ये पूरब दिशा है, इधर क्या करेगी? मिनट की सुई इधर है पूरब दिशा की ओर, तो कह रहे हैं घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो घंटा किधर जाएगा? मिनट की सुई किधर है? पूर्व दिशा में। देखिए जरा सा आप इसको देखिएगा ध्यान से। जब 4:30 बजता है घड़ी में तो कुछ इस तरह से हमारा ये घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली सुई रहती है 4:30 बजे, ऐसे ही होता है ना। और प्रश्न क्या कह रहा है? ये किस दिशा में हो? पूरब दिशा में हो। अगर आप यहाँ देखिए, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। हमारा ये जो
ये वाली सुई है, आप घड़ी को थोड़ा-सा घुमा दीजिए। जब आप घड़ी को घुमा करके और ये वाली सुई आपको पूर्व दिशा में लानी है। ये वाली सुई कहाँ लानी है? पूर्व दिशा में लानी है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब आपकी ये सुई पूर्व दिशा में आ जाएगी, तो मिनट की सुई किधर चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी, है ना? मिनट की सुई इधर चली जाएगी, तो इधर ऐसे, है ना? ऐसे चली आएगी। तो इस तरह से हमारा जो मिनट की सुई है किस दिशा को इंगित कर रही है? तो यहाँ जाएगी, मतलब यहाँ आएगी, तो उत्तर और पूरब दिशा को इंगित करेगी। उत्तर और पूरब दिशा को इंगित करेगी। यहाँ थोड़ा-सा इसका डेफिनिशन है, आप पढ़ लीजिए। ग्राफ के अनुसार 4:30 बजने पर मिनट की सुई पूर्व की अनुसार इशारा करती है। इसका अर्थ है कि घड़ी को 90 अंश वामावर्त घुमाया गया है, मतलब बाएं दिशा में। आधा घंटे की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करेगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहे कतिपय कूट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, उस कूट भाषा में आप 35 मतलब 3579 को क्या लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे इतना को इतना लिखा गया है, तो कैसे लिखा गया देखिए। 2 में आप 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, लेकिन 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 होगा। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। मतलब पहले में +1 फिर -1 +1 -1 +1 ऐसे चलेगा। सेम यही प्रोसेस हम इसमें भी लगा देंगे। +1 4 -1 4 +1 8 -1 -1, यहाँ क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ये मिसप्रिंट है। और फिर 1 +1। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इतना लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, न्याय के अनुसार तर्क ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह पैदा होती है में निम्नलिखित में से कौन सा हेत्वाभास है? तो यहाँ आपका ऑप्शन इस तरह से दिया है, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और असत प्रतिपक्ष। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, न्याय के अनुसार तर्क ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह पैदा होती है। ये विरुद्ध हेत्वाभास है। विरुद्ध हेत्वाभास से तात्पर्य ऐसे तर्क से होता है जहां वह उसी तर्क का खंडन कर रहा होता है जिसे सिद्ध करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 27 क्वेश्चन नंबर, संवादित और दार्शनिक दोनों प्रोक्ति से संबंधित प्रमाण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? यहाँ विकल्प दिए गए हैं आपको, देखिए। यह अभिधारणा हेतु अपेक्षित आधार प्रदान करता है जिसकी कतिपय ज्ञान के साधन से अभिपुष्टि होती है। यह प्रस्तावित अभिधारणा का गहराई से विश्लेषण करने हेतु आवश्यक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट है, वह विश्लेषण से प्राप्त अवलोकन का अनुमान अथवा न्याय प्रयोग के रूप में सारांशीकृत करने में समर्थ बनाता है। यह बहसकर्ता को अकेले औपचारिक वैधता के आधार पर अपने स्वयं की विश्वास प्रणाली को स्वीकृत करने में समर्थ बनाता है। इस तरह से स्टूडेंट ऑप्शन दिया है और हमारा राइट ऑप्शन सी जाएगा। ए बी सी तीनों सही है हमारे। क्या क्या? सर्वाधिक और दार्शनिक दोनों प्रोक्ति से संबंधित प्रमाण सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? नंबर 1, यह अभिधारणा है तो अपेक्षित आधार प्रदान करता है जिसकी कतिपय ज्ञान के साधन से अभिपुष्टि होती है। सेकेंड है, यह प्रस्तावित अभिधारणा का गहराई से विश्लेषण करने हेतु आवश्यक मंच प्रदान करता है। थर्ड है, यह विश्लेषण से प्राप्त अवलोकन का अनुमान या न्याय प्रयोग के रूप में सारांशीकृत करने में समर्थ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कथन है 1 और 2। पहला है कि न्याय शास्त्र के ग्रंथ सर्वांगीण कारणकारी स्थितियों तथा अनुमानजन्य ज्ञान में निहित प्रक्रिया की चर्चा करते हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा कि न्याय शास्त्र के ग्रंथ किंचित उन कारकों के विश्लेषण पर निर्भर नहीं करते हैं जो निर्णय की औपचारिक वैधता का आकलन करने और निर्णय करने में सहायता करते हैं। क्या दोनों कथन सही है या एक कथन सही है या कोई नहीं सही है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। न्याय शास्त्र के ग्रंथ सर्वाधिक कारणकारी स्थितियों तथा
अनुमानजन ज्ञान में निहित प्रक्रिया की चर्चा करते हैं, यह कथन सत्य है। तथा न्यायशास्त्र के ग्रंथ किंचित उन कारकों के विश्लेषण पर निर्भर नहीं करते हैं जो निर्णय की औपचारिक वैधता का आकलन करने और निर्णय करने में सहायता करते हैं। अतः हमारा जो कथन 2 है वो असत्य है। ठीक है, मतलब पहला हमारा ट्रू है और सेकंड वाला फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रसिद्ध गायक हिमांशु कहते हैं कि कॉफ़ी हिल चॉकलेट लजीज होते हैं। हम एकमात्र यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कॉफ़ी हिल चॉकलेट वास्तव में लजीज होते हैं। उपर्युक्त कथन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क दोष घटित होता है? जल्दीबाजी में सामान्यीकरण, गैर विशेषज्ञ प्राधिकरण, व्यक्ति के प्रति आग्रह, स्लिपरी स्लोप और सार वस्तु न समझना। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, गैर विशेषज्ञ प्राधिकारी। मतलब व्यक्ति के प्रति आग्रह से तात्पर्य है कि अविशेषज्ञ प्राणी द्वारा किसी वस्तु की विशेषता के आधार पर निष्कर्ष निकालना। ठीक है, नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन हमारा है, ऐसे लक्षणों का समुच्चय जो केवल तथा उन सभी वस्तुओं में अवस्थित होते हैं हो जिसे एक खास पद द्वारा इंगित किया जाता है कहलाता है। उस पद का अभिप्रेत, उस पद की भावार्थकता, उस पद का विस्तार, उस पद की वास्तवार्थकता। और इस पे आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। इस तरह से ऑप्शन दिया है स्टूडेंट। देखिए, ऐसे लक्षणों का समुच्चय जो केवल तथा उन सभी वस्तुओं में अवस्थित हो जिसे एक खास पद द्वारा इंगित किया जाता है क्या कहलाता है? उस पद का अभिप्रेत, और दूसरा है उस पद की भावार्थकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आईसीटी से क्वेश्चन है आपका। कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेमोरी क्या होता है, इसके यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चॉइस करने हैं। तो राइट ऑप्शन हम आपको दिखा रहे हैं। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में सही कथन है, सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज की तुलना में धीमा, सस्ता तथा कम अस्थिर होता है। दूसरा है, रैम के सर्वाधिक रूपों के कंटेंट अस्थिर होते हैं, इस प्रकार उन्हें दीर्घावधि डेटा स्टोरेज के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। हमारा कथन सी सही है, मतलब ए और सी। नेक्स्ट है आईसीटी से ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। कंप्यूटर के संदर्भ में कमांड लाइन इंटरफेस CLI की तुलना में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का मुख्य लाभ क्या है? उच्च स्तर की सुरक्षा मुहैया कराता है और इसे कम मेमोरी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, गैर विशेषज्ञों के प्रयोग हेतु आसान है, जटिल कार्यों को तेज गति से करता है और इसे कम मेमोरी की ज़रूरत होती है, इसे कम प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। कमांड लाइन इंटरफेस की तुलना में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मुख्य लाभ गैर विशेषज्ञों के प्रयोग हेतु इसका आसान होना है। इसके अतिरिक्त इसके लाभ अधोलिखित हैं। आसान, अपबोध, प्रासंगिक, आकर्षक, विभिन्न कलरों में उपलब्ध और शॉर्टकट, मल्टीटास्किंग, यूजर फ्रेंडली, तार्किक क्षमता की उपलब्धता। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आईसीटी से है और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित कंप्यूटर स्टोरेज क्षमताओं की सबसे कम से सबसे अधिक क्षमता के सही क्रम में पहचाने। 100 गीगाबाइट, और ये आपको पूरा दिया गया है, ऑप्शन देख लीजिएगा। और यहाँ हम राइट ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, राइट आंसर। कंप्यूटर स्टोरेज की जो क्षमता होती है कम से अधिक, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, आपका पहला सबसे कम क्या कह रहा है, कंप्यूटर स्टोरेज क्षमताओं की सबसे कम से सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम जो होता है ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख केवी ये सबसे छोटा होता है। इसके बाद ये बाइट होता है, फिर यहाँ देखिए मिस हो गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट होता है। फिर इसके बाद आपका होता है 100 GB बाइट होता है, और लास्ट में हमारा होता है 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम आगे पढ़ेंगे
आगे का हमारा 34 क्वेश्चन से चलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे हमारा आपका जुड़ने का जो चैनल है, जो चैन है, ये बना रहे। आप सभी का अगर आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस बाई अंकिता श्रीवास्तव में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।